शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसदों की बैठक में राहुल गांधी का बयान सामने आया है और कहा है कि चीन मामले पर पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं। चीन की सेना अभी भारतीय सीमा में है। राहुल गांधी ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि चीन मामले पर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राहुल ने सांसदों को कहा कि सच्चाई जनता को बताइए। तो एक बार फिर एलएसी विवाद पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि अभी भी चीनी सेना हमारी जमीन पर बनी हुई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को झूठ बोल रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन, एक बार फिर राहुल गांधी ने एलएसी विवाद पर अपना हमला बोला है पीएम मोदी पर और साफ तौर से कहा है कि पीएम मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस एलएसी विवाद को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि सांसदों को अब निर्देश दे दिए गए हैं कि आप जनता को यह मैसेज दीजिए। देखिए, राहुल गांधी इससे पहले भी ट्वीट के जरिए या इंटरव्यू के दौरान ये कहते रहे हैं कि भारत सरकार सच्चाई नहीं बता रही है जनता के सामने, क्योंकि ये खबर लगातार आ रही है कि चीन की सेना जिस जगह पे थी उससे पीछे गई है, वापस जा रही है। लेकिन राहुल गांधी का ये दावा है कि अभी भी चीन की सेना भारत की सीमा में है और इसकी जानकारी या इस सच्चाई को भारत की जनता के साथ नहीं बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सांसद हैं, क्योंकि आज लोकसभा के सांसदों की बैठक सोनिया गांधी के साथ निर्धारित की गई थी और उस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने संसदीय क्षेत्र में इस सच्चाई को लोगों के सामने बताएं कि भारत सरकार या भारत सरकार के प्रधानमंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी सच को सामने क्यों नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि पीएम केयर फंड में भी चीन की डिफेंस कंपनी ने पैसा दिया है और ये जानकारी कांग्रेस पार्टी के पास है और शायद इस सच्चाई से अपने आप को अलग हटाने के लिए भारत सरकार इस बात को छुपाना चाहती है कि चीन की सेना अभी भी भारतीय सीमा में स्थित है और कई ऐसी बातें हैं जिन बातों से पर्दा वो नहीं उठाना चाहती है। और जिस तरह से ये पूरा विकास दुबे का मामला आया था उसके बाद ये देखने को मिला था कि शायद ये चीन का मामला थोड़ा शांत हो गया है, चीनी सेना पीछे हटने लगी है। लेकिन विपक्ष जो है, खासकर कांग्रेस, इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाह रही है। सत्र कोरोना के चलते नहीं आहूत किया जा रहा, लेकिन ये बात हो रही है कि 15 अगस्त के बाद संसद का सत्र बुलाया जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1962 से लेकर अब तक जो भी स्थिति है उन तमाम स्थितियों पे भारत सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन संसद के सत्र से पहले, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है भारत सरकार का संसद सत्र के दौरान ही होता है, उससे पहले इंटरव्यू में ये भले ही दावा उन्होंने किया है कि हम मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में है अगर चीन की सेना हमारे भारतीय सैनिकों के साथ ऐसा बर्ताव करती है। लेकिन हमने देखा कि भारत के 20 जवान शहीद हुए और ऐसी हालत में भारत सरकार को जो भी कोशिश वो करती है उन्हें सभी विपक्षी दलों को भरोसे में लेकर कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि एक विपक्षी दलों का भी बड़ा तबका है जो कि उन्हें लगता है कि सरकार उन्हें भरोसा में नहीं ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। गैंगस्टर विकास दुबे की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। विकास दुबे ने 3 साल में 14 देशों की यात्रा की है। इसके अलावा विकास का थाईलैंड और यूएई में पेंट हाउस है। दुबई और थाईलैंड में विकास की काफी प्रॉपर्टी है, वहां उसका 30 करोड़ तक की कीमत बताई जा रही है उस पेंट हाउस की। हाल ही में विकास ने लखनऊ में एक घर खरीदा है। लखनऊ में इस मकान की कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कानपुर में विकास दुबे के कई मकान हैं। कानपुर के पनकी में दुबे की एक ड्यूप्लेक्स कोठी है। इसके अलावा विकास के पास 11 घर और 16 फ्लैट्स हैं। तो एक करके यहां पर विकास दुबे को लेकर खुलासे हो रहे हैं। अब विकास दुबे की संपत्ति को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दुनिया भर में, दुनिया के अलग अलग देशों में विकास ने अवैध संपत्ति बनाई हुई है, प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव का। मानस, ये जो खुलासे हो रहे विकास दुबे को लेकर कि विकास दुबे सिर्फ एक दबंग नहीं था, उसने अपनी गुंडाई से, दबंगई से एक बेशुमार दौलत बना ली थी, बेशुमार प्रॉपर्टी हासिल कर ली थी। क्या कुछ खुलासे हुए हैं आज? देखिए,
इस पूरे मामले की जांच अब ईडी करने जा रही है। यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि खाली बिकरू गांव या कानपुर ही नहीं, देश और विदेश में घोषित अघोषित संपत्तियां हैं विकास दुबे के पास, जिसमें से बताया जा रहा है कि थाईलैंड में भी इसकी संपत्ति है, लखनऊ कानपुर में मिला करके 11 के करीब फ्लैट्स है, कई बड़े मकान है, करोड़ों की संपत्ति है। अब सवाल ये उठता है कि 20-22 साल पहले जिस व्यक्ति के पास बिकरू गांव में 4-5 बीघा जमीन और एक छोटा सा मकान था, आज उसका इस इलाके में ही बताते हैं कि कई करोड़ का साम्राज्य, जिसकी कीमत शायद 20-22 करोड़ से ज्यादा होगी, ये खाली बिकरू गांव से लेकर के कल्याणपुर के बीच और उसके आसपास के इलाकों में इतनी बड़ी घोषित अघोषित संपत्ति है। इसकी संपत्तियों की जांच पहले से चल रही थी। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसमें लगाए गए थे, अलग अलग जिलों से जो आए अधिकारी थे उनको इसकी जांच के लिए लगाया गया था। और खुद कानपुर के आईजी ने भी बताया था कि हम उसकी घोषित अघोषित संपत्ति की जांच कर रहे हैं। कानपुर के ही दो बड़ी शख्सियत को हिरासत में किया जा चुका है, 2-3 बार उनसे पूछताछ हो चुकी है। कुछ कनेक्शंस वहां से भी आ रहा है कि कुछ संपत्तियां जो है वो यहाँ के एक व्यापारी ने लगाई थी अपने नाम से। और चलिए मानस, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक के बाद एक कई बड़े खुलासे विकास दुबे को लेकर हो रहे हैं। गैंगस्टर दुबे के एनकाउंटर मामले में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। महाराष्ट्र एटीएस ने विकास दुबे के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने अरविंद गुड्डन, रामविलास त्रिवेदी और सुशील कुमार सोनू को मुंबई के पास थाने से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि गुड्डन विकास के साथ 2001 से जुड़ा हुआ था और मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या में शामिल था। इस पर यूपी सरकार ने इनाम भी घोषित किया था। तो महाराष्ट्र से विकास दुबे के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता दीपक दुबे का। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, महाराष्ट्र एटीएस को जानकारी मिली थी कि विकास दुबे के 2 साथी जो हैं, जब कानपुर में पुलिस बल पर हमला किया तो 8 लोग शहीद हुए थे पुलिसकर्मी। इसके बाद ये भागकर गुड्डन तिवारी और उसका ड्राइवर महाराष्ट्र के थाने इलाके में आया हुआ था, मुंबई से सटे। तो यहाँ पर पुलिस को सूचना, महाराष्ट्र एटीएस को सूचना मिली थी, उसके आधार पर इसे थाने इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते हैं गुड्डन तिवारी विकास का काफी करीबी माना जाता है। वही सबसे अहम कि साल 2001 के जो हत्याकांड में ये शामिल था, जहां पर यूपी सरकार के मंत्री शुक्ला थे, उनकी हत्या की गई थी। उसमें भी वांछित था, इस पर इनाम यूपी सरकार ने रखा हुआ था। एक बड़ी कामयाबी है महाराष्ट्र पुलिस के लिए कि इस पूरे मामले में 2 और गिरफ्तारी की जा चुकी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। वहीं उज्जैन पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम ने विकास दुबे के संपर्क में आए लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। महाकाल मंदिर के 3 सुरक्षा गार्ड और ऑटो चालक और फूल वाले से पूछताछ हो रही है। उज्जैन पुलिस भी यूपी एसटीएफ के साथ है। सबसे पहले फूल वाले ने ही विकास दुबे की सूचना वहां पर दी थी। तो अब यूपी एसटीएफ और उज्जैन पुलिस महाकाल मंदिर के आसपास जितने भी लोग जिनसे विकास दुबे मिला था, जिन लोगों ने वहां पर उसे देखा था, सूचना उसके आने की वहां पर दी थी, उन सब से पूछताछ की जा रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता विपिन का। विपिन, बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में है कि विकास दुबे उज्जैन कैसे पहुंचा, लेकिन एक बड़ा जो अहम सवाल है कि सबसे पहले विकास दुबे को उज्जैन में किसने देखा, क्योंकि जो 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है वो किसके नाम जाएगा, ये सवाल अभी बना। तो अभी तक जांच में क्या सामने आया है, क्या पूछताछ की जा रही है वहां पर? देखिए, जो अभी पूछताछ हो रही है, खबर यह है कि यूपी एसटीएफ की टीम और उज्जैन पुलिस के जो आईजी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे पहले पुलिस ने एक फूल वाले को सामने रखा था कि जिसने सूचना दी थी, उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि 7:30 बजे के आसपास वो फूल वाला जो मंदिर के सामने है उससे उसने पूछा कि आखिरकार इसका पता कहाँ और किस गेट से जाया जाए। ये इसलिए फूल वाले को पहले तौर पर माना जा रहा है कि उसने विकास दुबे को पहचाना और देखा और सूचित किया। दूसरी एक बड़ी चीज है कि एक ऑटो चालक, जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि करीब 4:30 बजे के आसपास ऑटो चालक के ऑटो में विकास दुबे बैठा था और करीब 7:30 बजे तक उसके साथ अलग अलग जगहों पर गया
इस दौरान ऑटो चालक से भी पूछताछ की जा रही है कि वो उसको लेकर कहां कहां गया था। लेकिन एक बात और बड़ी सामने आई है कि ऑटो चालक के साथ साथ एक खबर यह है कि एक गाड़ी उसके साथ साथ पीछे उसको फॉलो कर रही थी। तो जाहिर सी बात है कि ऑटो में उसकी बैठने की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि जब उसके पास पीछे कोई गाड़ी फॉलो कर रही है। तो ये तमाम सवाल हैं। साथ में मंदिर के जो 3 गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो मंदिर में, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उन्होंने जब सूचना मिली थी तो उन्होंने सबसे पहले विकास दुबे को पकड़ा था। इस तरह की बात है। तो विकास दुबे और बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। वहीं विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर जैसे ही विकास के गांव पहुंची है तो गांव में जश्न मनाया जाने लगा। लेकिन इस दौरान विकास के माता पिता और पत्नी ने विकास के एनकाउंटर पर जो कहा वो चौंकाने वाला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिता राजकुमार दुबे और पत्नी ने विकास के साथ जो हुआ है उसे सही बताया है। उसे दबंगई का शौक और अपराध करने का जुनून सवार था। इसी शौक और जुनून ने उसे न सिर्फ अपनों से दूर किया, बल्कि विकास को जो उसके किए की सजा मिली उसे गैंगस्टर के घर वालों ने सही भी ठहराया। जरा सोचिए, जब एक पिता अपने बेटे को किसी ऐसी घटना में खो दे तो उस पर क्या बीतेगी। लेकिन विकास के पिता रामकुमार दुबे ने जो कहा वो सुनने के बाद आपको विकास की आपराधिक छवि का अंदाजा हो जाएगा। चारपाई पे लेटे ये है विकास के पिता रामकुमार दुबे, जिन्होंने विकास को एनकाउंटर में मार गिराए जाने की बात को सही करार दिया। इतना ही नहीं, जब रामकुमार दुबे से ये पूछा गया कि आप विकास के अंतिम संस्कार में आप जाएंगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आपका लड़का मार दिया गया है, तो हमने कहा ठीक किया गया। जो हमारा कहा अगर वो मानता तो आज इस दशा को क्यों प्राप्त होता। विकास ने हमारी कोई मददें नहीं कभी की। अगर मुख्यमंत्री जो है उनके एक हाथ में शांति का संदेश है तो दूसरे हाथ में दंड है। आखिरकार वो ऐसा न करें तो कल को दूसरे लोग इसी प्रकार के कार्य करने लगेंगे। आपने पिता को तो सुन लिया, अब आप विकास की पत्नी के उस बयान को भी सुन लीजिए, जिसमें विकास के साथ जो हुआ उसे विकास की पत्नी ने भी सही बताया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब विकास दुबे के अंतिम संस्कार के लिए उसकी पत्नी कानपुर के अयोध्या मोक्षधाम जा रही थी। एनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ? हाँ, ये सही हुआ। ये बहुत सही हुआ। बस रिश्तेदारी बता दीजिए, क्या रिश्ता है आपका? रिश्ता कुछ नहीं है, कुछ भी रिश्ता नहीं है। छोड़ दो भैया, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। विकास की पत्नी और पिता के बयान ने साफ कर दिया कि विकास दुबे जराइम के इस दलदल में ऐसा रम चुका था कि वो खुद को कानून से ऊपर मानने लगा था। शायद यही वजह थी कि विकास ने बिना किसी डर के 8 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या कर दी थी। वहीं पिता के अंतिम संस्कार के बाद विकास का बड़ा बेटा अपनी बीमार दादी से मिलने पहुंचा, जो विकास के छोटे भाई दीप प्रकाश के साथ लखनऊ के कृष्णनगर में रहती हैं। किसके आईडी अब कहाँ चले गए थे? इधर आइए प्लीज। आप कौन है? कौन है आप? सर आए? नहीं, मुंह पे मास्क लगा लो। विकास के बुजुर्ग माता पिता विकास के साथ ही रहते थे। रामकुमार दुबे कानपुर के बिकरू में ही रहते थे और उसी घर में रहते थे जहां पुलिस और विकास के बीच 2 और 3 जुलाई की रात मुठभेड़ हुई थी। लेकिन उस घटना के बाद से विकास की मां सरला देवी अपने दूसरे बेटे के घर चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।